नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। देश की मोदी सरकार एक बार फिर से देशवासियों को चौंकाने जा रही है। इसके पीछे एक संविधान संशोधन अधिनियम वजह बनने जा रहा है। ऐसी चर्चा चली है कि देश की मोदी सरकार संसद में एक ऐसा कानून लेकर आने वाली है जिससे अब राज्यों की विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। यानी अब पूरे देश भर में राज्यों की विधानसभाओं और संसद यानी लोकसभा के लिए जो भी चुनाव होंगे उसमें हर तीसरा कैंडिडेट एक महिला होगी। 2011 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन कराने केंद्र की मोदी सरकार जा रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 29 मार्च को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया जाएगा। वैसे तो इसे सरकार ने 2023 में पेश किया था, लेकिन अब इसमें एक अमेंडमेंट यानी संशोधन लेकर मोदी सरकार आ रही है जिससे राज्यों की विधानसभाओं और संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। इस बात की भी चर्चा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इस एक्ट को लागू कर दिया जाएगा और ये नियम अमल में आ जाएगा और 2029 का जब लोकसभा चुनाव पूरे देश में होगा तो हर तीसरी सीट पर एक महिला कैंडिडेट को खड़ा करना पार्टियों की मजबूरी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने नया कानून बना दिया होगा। चर्चा ये भी चल रही है कि संसद की मौजूदा 543 सीटों से ये संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 होगी। मौजूदा समय में यदि देखें तो 543 सीटों में से मात्र 74 महिला सांसद हैं, जिनका यदि परसेंटेज में संख्या देखा जाए तो सिर्फ ये 14% पड़ता है। लेकिन नए कानून के बाद 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और मौजूदा लोकसभा में जो 74 सीटें महिलाओं के लिए महिलाएं जिस पर जीत कर आई हैं, उन सीटों की संख्या नए कानून के बाद 273 हो जाएगी। ये जरूर है कि लोकसभा की भी सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। तो आखिर इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है? जानकारों का मानना है कि महिलाओं को एक अलग वोट बैंक के रूप में बीजेपी ने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। चाहे बिहार का चुनाव हो या अन्य किसी भी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा का ही चुनाव क्यों ना हो, महिला वोटरों को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने कई अलग अलग तरीके की योजनाएं लॉन्च की, उनसे जुड़े हुए नए एक्ट बनाए। ट्रिपल तलाक का एक्ट आपको याद होगा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस बिरादरी में, उस समुदाय में भाजपा ने घुसपैठ की महिलाओं के जरिए, जो उसका वोटर कभी भी नहीं रहा है, यानी मुस्लिम। इसके अलावा हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है, उनको भी इंसेंटिव के तौर पर और उनको अनुदान के तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारे पैसे भी दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि तमाम महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर या उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत सारे अधिनियम बनाए, बहुत सारा प्रावधान किया और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि महिला वोट बैंक में सबसे ज़्यादा कब्जा यदि किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। और चूंकि 2014 के मुकाबले 2024 में मोदी सरकार का आंकड़ा लोकसभा में कम हुआ है, ऐसे में 2029 उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और शायद 2029 में फतेह हासिल करने के लिए, महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए मोदी सरकार ये कानून तो नहीं ला रही है। इसकी तौल अभी चल रही है, इसको कई एंगल से परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। लेकिन यूपी के संदर्भ में यदि बात करें तो ये किस हद तक इफेक्टिव हो पाएगा, ये बहुत देखना दिलचस्प है। एक बार संसद की भी बात कर लेते हैं। पूरे देश भर में बीजेपी की जो महिला सांसद हैं उनकी कुल संख्या 31 है, लेकिन यदि यूपी के संदर्भ में देखें तो महिलाओं की संख्या जो कि जीत कर सदन में पहुंची हैं
विधानसभा में भी बीजेपी बहुत स्ट्रांग नहीं दिखती और लोकसभा में तो बिल्कुल ही कमजोर दिखती है वो महिलाओं को विजयी बनाकर सदन में पहुंचाने को लेकर। इन आंकड़ों पर गौर करिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के यूपी से कुल 33 सांसद जीते थे, लेकिन यदि महिला सांसदों की बात करें तो सिर्फ एक, मथुरा से हेमा मालिनी को विजय मिली। वहीं दूसरी ओर यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके 37 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे, जिसमें से 5 महिला सांसद हैं। यानी यहां भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी से भारी है। अब यदि विधानसभा में महिला विधायकों की बात करें तो 403 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में 257 सीटों पर जीत मिली थी, जिनमें से महिला विधायकों की संख्या 30 थी। यानी ये परसेंटेज में देखें तो 12% ठहरता है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 102 सीटें मिली थी, जिसमें महिला विधायकों की संख्या 15 थी। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये 15% पड़ता है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल से 1, अपना दल सोनेलाल से 4 और कांग्रेस की 1 विधायक आराधना मिश्रा मोना सदन में है। इस तरीके से देखें तो समाजवादी पार्टी का महिला विधायकों को या महिला सांसदों को लेकर भाजपा से तुलना किया जाए तो वो मजबूत दिखाई देती है। लेकिन पार्टी के संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी पार्टी नहीं टिकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हों, उपाध्यक्ष हों या फिर अन्य कोई पद पर तैनात लोगों की ये बात करें तो 10 महिला पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने पदों पर बैठा रखा है। अन्य दूसरी पार्टियों में ये सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नया संविधान संशोधन बिल लेकर संसद में आ रही है या आएगी, उससे यूपी की राजनीति में भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि हो सकता है कि भाजपा को कोई बहुत बड़ा लाभ यूपी में इससे होता न दिखे, लेकिन ये जरूर है कि 33% सीटों के आरक्षित हो जाने से बहुत सारे समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन सीटों को महिला की श्रेणी में आरक्षित घोषित कर दिया जाएगा, उन सीटों पर यदि पहले से राजनीति के कोई पहलवान मौजूद रहे होंगे तो उनकी स्थिति भी डगमगा जाएगी। लेकिन एक बार ये भी समझ लेते हैं कि यदि 33% आरक्षण का ये नियम लागू हो जाता है तो यूपी विधानसभा का क्या सूरत हाल होगा और लोकसभा में यूपी का प्रतिनिधित्व 80 से बढ़कर कितना हो जाएगा और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी संख्या देख लेना जरूरी है। मौजूदा समय में 80 सांसद यूपी से चुनकर जाते हैं, लेकिन जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा, यानी जब ये लागू हो जाएगा, तो यूपी में लोकसभा की 120 सीटें हो जाएंगी, जिसमें 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं 403 सीटों की विधानसभा इस बिल के, इस एक्ट के लागू होने के बाद उनकी संख्या 403 से बढ़कर 605 हो जाएगी, जिसमें महिला विधायकों की संख्या 202 देखने को मिलेगी। तो जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि नारी सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को समाज में मजबूत स्थान देने को लेकर ये संशोधन बिल बहुत ही काम आने वाला है। लेकिन इससे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होगा, ये अभी दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। और जब तक चुनावी नतीजे सामने ना आ जाएं, तब तक इसे पुख्ता तौर पर कह पाना बहुत संभव भी नहीं होगा या बहुत जल्दी भी होगा। तो देखते हैं कि महिलाओं के राज्यों की विधानसभाओं और संसद में 33% आरक्षण किए जाने का नियम किस हद तक कामयाब हो पाता है, लागू हो पाता है, क्योंकि इसकी मांग आज की नहीं है, बहुत लंबी है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। राजनीतिक लाभ चाहे जो मिले या न मिले, लेकिन ये तो जरूर है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को एक स्थान जरूर मिल जाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को राज्यों की विधानसभाओं और संसद में 33% आरक्षण का कानून बनाया।
यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।